नमस्कार, प्रतिदिन अखबार संपादकीय ऑडियो में आपका स्वागत है। न्याय प्रक्रिया गलत हो तो बहुआयामी प्रभाव होते हैं। दैनिक भास्कर, चुनी हुई सरकारों को ठीक से काम करने देना चाहिए। सेंगोल का इतिहास, दैनिक जागरण, प्राप्त योग्य लक्ष्य मृगमरीचिका, बिजनेस स्टैंडर्ड, सुधरेगा अपशिष्ट प्रबंधन, राष्ट्रीय सहारा। अब आर्टिकल विस्तार से। न्याय प्रक्रिया गलत हो तो बहुआयामी प्रभाव होते हैं। दैनिक भास्कर, उत्तर प्रदेश के एक विपक्षी नेता को निचली कोर्ट ने भड़काऊ भाषण के आरोप में 3 साल की सजा दी। अगले दिन ही विधानसभा स्पीकर ने उसकी सजा रद्द कर दी। कुछ माह बाद अब कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है। विधायकी रद्द होने से रिक्त हुई सीट पर चुनाव हुआ, जिसमें सत्ताधारी दल ने उस व्यक्ति को टिकट दिया जिसने भड़काऊ भाषण का मुकदमा किया था। वह अब उस सीट से विधायक है। सजा से बरी करते हुए कोर्ट ने कहा कि निचली कोर्ट ने इस तथ्य को भी नहीं देखा कि जिस चुनाव कर्मी की शिकायत पर एफआईआर लिखी गई, उसने अपनी गवाही में कहा कि तत्कालीन कलेक्टर रिटर्निंग ऑफिसर ने मुकदमा करवाने के लिए दबाव डाला था। क्या निचली कोर्ट इसके लिए दोषी है? फिर अगर कलेक्टर दबाव डाल रहा था तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई थी? कुछ यही स्थिति पश्चिम भारत के एक अन्य राज्य की है। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि राज्यपाल और स्पीकर दोनों के गलत फैसले से एक सरकार चली गई और दूसरी सत्ता में बनी हुई। राहुल गांधी 8 साल खुद चुनाव भले न लड़ सके, लेकिन प्रचार कर सकेंगे। अगर ऊपरी कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया तो राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, वायनाड की जनता, उच्च न्यायालय जिसने सजा दी और स्पीकर जिनके आदेश से उन्हें निकाला गया, किसकी गलती मानी जाएगी? चुनी हुई सरकारों को ठीक से काम करने देना चाहिए। पवन के वर्मा, लेखक, राजनयिक, पूर्व राज्यसभा सांसद। वर्ष 1803 की बात है। नेत्रहीन मुगल बादशाह शाह आलम दिल्ली में लाल किले की प्राचीर में बैठे थे। वे यमुना पर पटपड़गंज में मराठों और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई लड़ाई के नतीजों का इंतजार कर रहे थे। लड़ाइयों में फिरंगियों की जीत हुई और दिल्ली उनके नियंत्रण में आ गई। एक ब्रिटिश रेजिडेंट को नियुक्त किया गया जो दिल्ली का अघोषित शासक बन गया। दिल्ली के चतुर नागरिकों ने तब एक कहावत गढ़ी जो सत्ता परिवर्तन की इस विसंगति के बारे में थी। दिल्ली था पालम, सल्तनत शाह आलम। दिल्ली यानी दिल्ली से पालम तक ही शाह आलम की सल्तनत है। दिल्ली की चुनी हुई सरकार के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। मैं न तो आम आदमी पार्टी का सदस्य हूँ, न ही उनके क्रियाकलापों का समर्थक हूँ, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 2 लोकतांत्रिक चुनाव जीते हैं। 2015 में उनकी पार्टी ने 70 में से 67 और 2020 में 70 में से 62 सीटें जीती थी। ये सच है कि दिल्ली एक पूर्ण राज्य नहीं है, चूँकि वह राष्ट्रीय राजधानी है, इसलिए केंद्र के द्वारा वहाँ एलजी की नियुक्ति की जाती है। एलजी के नियंत्रण में भूमि, लोक व्यवस्था और पुलिस से जुड़े मसले होते हैं, लेकिन दूसरी तमाम चीज़ों पर तो लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार का ही नियंत्रण है। वर्ष 2015 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की थी, जिसके चलते भूमि, लोक व्यवस्था और पुलिस के अलावा कुछ और सेवाओं का नियंत्रण एलजी के अधीन कर दिया गया था। दूसरे शब्दों में, एक कार्यकारी आदेश के चलते निर्वाचित मुख्यमंत्री को उनके तहत सेवाएं देने वाले अधिकारियों की भर्ती और तबादले के अधिकार से वंचित करके इन अधिकारों को एलजी में निहित कर दिया गया था, जैसा कि अपेक्षा की जा सकती है। आम आदमी पार्टी सरकार ने इसका विरोध किया। मामला आखिरकार सर्वोच्च अदालत की 5 सदस्यीय संविधान पीठ के सामने पहुंचा। इसके अध्यक्ष भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। 11 मई 2023 को अदालत के एक ऐतिहासिक फैसले में सेवाओं के विभाग को पुनः दिल्ली की निर्वाचित सरकार के अधीन कर दिया। चूंकि दिल्ली एक पूर्ण राज्य होने के बजाय एक स्पेशल स्टेटस वाला राज्य है, इसलिए अदालत ने संविधान में बड़े संघीय व्यवस्था के सिद्धांतों का हवाला देते हुए कहा कि एलजी का अधिकार क्षेत्र केवल भूमि, लोक व्यवस्था और पुलिस तक सीमित है। दूसरे मामलों में उसे निर्वाचित सरकार की मंत्रिपरिषद के परामर्श से ही काम करना होगा। फैसले में यह भी कहा गया कि एलजी की दिल्ली सरकार के विरोधी की बजाय उसके सहयोगी की भूमिका निभानी चाहिए, ताकि सरकार सुप्रशासन के अपने वैध एजेंडा को लागू कर सके, जिसके लिए लोगों ने उसे चुनकर सत्ता में भेजा है। दिल्ली के लोगों का लोकतांत्रिक चयन एक गैर जरूरी मसला नहीं है। वर्ष 1803 में जब ब्रिटिश रेजिडेंट ने दिल्ली के शासक की शक्तियों पर अतिक्रमण कर लिया था, तब दिल्ली की आबादी 1 लाख के करीब थी। 1947 में वह 7 लाख के आसपास थी, लेकिन आज दिल्ली मेट्रो एरिया की आबादी 3.3 करोड़ के आसपास आंकी जाती है। यह दुनिया के अकेले मझोले आकार के दिल्ली की देश की कुल आबादी से भी अधिक है। वर्ष 2020 में दिल्ली के पात्र मतदाताओं की संख्या 1.46 करोड़ थी, जिनमें से 62.2% ने अपने मताधिकार का उपयोग किया था। प्रतिशत के मामले में यह 2019 के चुनाव में भी 2.2% अधिक है। जब इतनी बड़ी संख्या में लोग वोट देते हैं तो वे चाहते हैं कि उनके द्वारा चुनी गई सरकार उनसे किए गए वादों को पूरा करे। लेकिन अगर सरकार का अपने ही अधिकारियों पर नियंत्रण नहीं होगा तो या एलजी उसका सहयोग नहीं करेंगे, तब तो यह ऐसा करने में असहाय हो जाएगी।
सर्वोच्च अदालत की संविधान पीठ के निर्णय को एक अध्यादेश के माध्यम से रद्द करने का केंद्र सरकार का फैसला अविवेकपूर्ण और अलोकतांत्रिक है। भाजपा और आम आदमी पार्टी भले ही राजनीतिक प्रतिद्वंदी हों, लेकिन आपस में संघर्ष करने का उचित माध्यम चुनाव है, मनमानीपूर्ण लाए गए अध्यादेश नहीं। इस तरह के कदमों से दिल्ली के लोगों के लोकतांत्रिक चयन की अवमानना होती है। इससे देश के संघीय ढांचे को ठेस पहुंचती है। यह सर्वोच्च अदालत के विवेकशील निर्णय की उपेक्षा करता है और ये कांग्रेस सरकारों के द्वारा अतीत में किए गए राज्यपाल की शक्तियों के दुरुपयोग के समान है, जिसकी भाजपा खुद नियमित आलोचना करती है। केंद्र सरकार को अपने इस निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए। सेंगोल का इतिहास, दैनिक जागरण। कांग्रेस का यह दावा चकित करने के साथ ही कई सवाल खड़े करने वाला भी है कि स्वतंत्रता के समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को जो सेंगोल अपनी यानी राजदंड प्रदान किया गया था, उसका सत्ता हस्तांतरण से कोई संबंध नहीं। यदि यह सच है तो फिर नेहरू ने उसे स्वीकार क्यों किया था? बीते दिनों सेंगोल के बारे में जानकारी देते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने जो फोटो जारी किए थे, वे तो यही बता रहे थे कि उसे समारोह पूर्वक नेहरू जी को सौंपा गया था। कांग्रेस बताए कि आखिर ये समारोह क्यों हुआ था और उसका क्या अभिप्राय था। ध्यान रहे कि यह समारोह उसी समय हुआ था जब 15 अगस्त को आधी रात सत्ता हस्तांतरण हो रहा था। कांग्रेस को यह भी बताना चाहिए कि तमिलनाडु में निर्मित यह सेंगोल जवाहरलाल नेहरू और फिर उनके पास से इलाहाबाद संग्रहालय तक कैसे पहुंचा। समझना कठिन है कि कांग्रेस सत्ता हस्तांतरण के एक महत्वपूर्ण प्रसंग की अनदेखी क्यों करना चाह रही है। कहीं इसलिए नहीं कि नेहरू जी ने सेंगोल को वह सम्मान नहीं दिया जिसका वह हकदार था। वह उनकी निजी संपत्ति जैसा बन गया और फिर उसे इलाहाबाद संग्रहालय भेज दिया गया। वह उसे सोने की छड़ी के रूप में प्रदर्शित किया गया। निसंदेह यह भी एक रहस्य है कि सेंगोल को राजदंड के स्थान पर चलने की छड़ी यानी गेंद के रूप में क्यों परिभाषित किया गया। कहीं इसका कारण यह तो नहीं कि नेहरू जी सेकुलरिज्म की जिस अवधारणा से प्रेरित थे उनमें उन्हें सत्ता हस्तांतरण की ये प्राचीन परंपरा रास न आई हो। वस्तुतः जो भी हो, कांग्रेस सेंगोल के इतिहास को जिस तरह वर्णित कर रही है, उससे यही लगता है कि उसे ये अच्छा नहीं लग रहा है कि ये इस ऐतिहासिक राजदंड को इलाहाबाद म्यूजियम से लाकर संसद के नए भवन में स्पीकर के आसन पर स्थापित किया जा रहा है। समस्या केवल यही नहीं है कि सेंगोल के इतिहास को मोड़ा गया, बल्कि ये भी है कि उसे जनता से छिपाया भी गया है। कोई नहीं जानता कि यह काम क्यों किया गया और कांग्रेस नए सिरे से उसमें भागीदार क्यों बन रही है। कांग्रेस अपने रवैये से यही प्रकट कर रही है कि उसे अपनी ही विरासत पर गर्व नहीं। अच्छा होता कि वह सेंगोल के मामले में विचित्र तर्क देने के स्थान पर मौन रहती, लेकिन शायद उसे अपनी विरासत के साथ देश की संस्कृति और परंपराओं की उपेक्षा करने की आदत सी पड़ गई है। उसकी इन्हीं आदतों के कारण ये कहा जाता है कि वह आज की कांग्रेस वह नहीं है जिसने देश को आज़ादी दिलाने में अग्रणी भूमिका निभाई थी। वह अच्छा नहीं हुआ कि कांग्रेस ने पहले संसद के नए भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करने का फैसला किया और फिर सेंगोल के इतिहास की अलग व्याख्या करने में जुट गई। प्राप्ति योग्य लक्ष्य या मरीचिका बिजनेस स्टैंडर्ड TN9। नरेंद्र मोदी सरकार ने लक्ष्य रखा था कि 2047 से पहले देश को विकसित राष्ट्र का दर्जा दिलाना है। प्राथमिक तौर पर यह लक्ष्य बहुत ऊंचा नजर आता है और किसी को भी ये उचित ही ये आश्चर्य हो सकता है कि क्या 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने या इसी समय तक GDP में विनिर्माण की हिस्सेदारी 25% करने या अगले वर्ष तक अर्थव्यवस्था को 5 लाख करोड़ डॉलर मूल्य की अर्थव्यवस्था बनाने की बातों की तरह यह भी कपूल कल्पना साबित होगी। इसके अलावा सरकार ने विकसित देश को परिभाषित भी नहीं किया और इसके लिए कोई एक अंतर्राष्ट्रीय मानक नहीं। बहरहाल विकास के विभिन्न सूचकांक मौजूद हैं जो आय के स्तर, स्वास्थ्य और शिक्षा के स्तर, जीवन की गुणवत्ता मसलन बिजली और पेयजल तक पहुंच आदि, काम की उपलब्धता, गरीबी और असमानता के स्तर, तकनीकी सुविधाओं आदि पर केंद्रित होते हैं। शुरुआती अनुमान एकदम स्वाभाविक है कि भारत ऐसे संकेतकों पर वांछित स्तर से काफ़ी नीचे है। ऐसे में अगली चौथाई सदी के लिए ये तय लक्ष्य काफ़ी महत्वाकांक्षी, परंतु बिना महत्वाकांक्षा के भला कैसा जीवन। अगर 1947 से 2047 की वजह पर गौर करें तो वहाँ तक पहुँचना बहुत श्रमसाध्य काम है। क्या भारत ऐसा कर सकता है? शुरुआती तौर पर भारत को अपनी प्रति व्यक्ति आय को 24 सालों में 5 गुना से अधिक बढ़ाना होगा, जिसके लिए 7% की सालाना वृद्धि की आवश्यकता होगी। चूंकि देश की आबादी भी निरंतर बढ़ेगी, इसलिए GDP में उससे तेज इजाफे की जरूरत होगी। चुनिंदा अवसरों को छोड़ दें तो अब तक यह मुश्किल साबित हुआ है। निश्चित तौर पर बहुत कम देश लंबे समय तक तेज वृद्धि हासिल कर सकें और भारत में अब तक ऐसा करने की संभावना नहीं दिखती। वास्तविकता यही 2047 तक भारत उच्च आय वाला देश नहीं बन सकेगा। अत्यधिक उच्च मानव विकास की श्रेणी तक पहुंचना अपेक्षाकृत आसान है, क्योंकि देश ने बीते चौथाई सदी में मानव विकास के क्षेत्र में तेजी से सुधार किया है। उस दर को बरकरार रखने से भारत को अपने सूचकांक अंक का मौजूदा 0.633 से बढ़ाकर 2047 तक अति उच्च श्रेणी के लिए जरूरी 0.88800 करने में मदद मिलेगी। एक अन्य मानकों की बात करें तो किसी देश के विनिर्मित वस्तुओं के निर्यात में उच्च तकनीक वाली वस्तुओं की हिस्सेदारी भी ऐसा ही एक मानक है। भारत की हिस्सेदारी 10% है, जो ब्राज़ील और रूस के समान है। वैश्विक औसत 20% है और चीन में यह 30% है। पाकिस्तान का आंकड़ा महज 1% है। शोध उत्पादन की बात करें तो भारत की कुल हिस्सेदारी तेजी से बढ़ी है और अब यह मात्रा के आधार पर चौथे स्थान पर है, परंतु ऐसे शोध उद्धरणों की तादाद के मुताबिक देखें तो यह 9वें स्थान पर है। उद्धरण स्तर के मामले में चीन 5 गुना ऊंचे स्थान पर है। तमाम प्रगति के बावजूद इस क्षेत्र में विकसित देशों के
स्तर पर पहुंचने में काफ़ी मशक्कत लगेगी। एक आकांक्षी भारत में गरीबों के आंकड़ों की परीक्षण की बात करें तो $2.15 प्रतिदिन के अत्यधिक गरीबी का मानक तब लागू किया गया था जब भारत निम्न आय वाला देश था। अब भारत मध्य आय वर्ग वाला देश बन चुका है, जहां ये लागू करना उचित नहीं होगा। ऐसे देशों के लिए मानक $3.65 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन का है, यानी करीब ₹90। क्रय शक्ति क्षमता के हिसाब से 4 सदस्यों के परिवार के लिए प्रतिमाह ₹10,800। इस हिसाब से आज लाखों गरीब हैं। उच्च मध्य आय वर्ग वाले देशों के मानक की बात करें तो जब भारत वहां पहुंचेगा तो यह मानक $6.85 प्रतिदिन हो चुका होगा। यह ध्यान रखें कि यह ध्यान में रखें कि अगर भारत 2047 तक विकसित देश का दर्जा पा भी जाता है तो भी वह विशेष नहीं होगा। 80 से अधिक देश पहले ही विश्व बैंक द्वारा उच्च आय वाले देश घोषित किए जा चुके हैं, जबकि भारत अभी भी उन मध्य आय वाला देश है। 65 से अधिक देशों को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने मानव विकास के क्षेत्र में अति उच्च स्तर वाला घोषित कर रखा है, जबकि भारत मध्यम स्तर पर ही है। भारत को पहले उच्च श्रेणी में पहुंचना होगा। भारत बहुआयामी गरीबों को दूर करने से भी अधिक काफ़ी दूर है। यानी भारत विकास के पथ पर तेज़ी से आगे बढ़ना तो चाहता है, लेकिन वहाँ पहले ही काफ़ी भीड़ है। अगर हम 2047 तक वहाँ पहुँच भी गए तो भी दूसरों से काफ़ी पीछे ही रहेंगे। इन हकीकतों से यह प्रोत्साहन मिलना चाहिए कि यह हमारा देश मिथ्या अभिमानों को त्यागे। बीते 3 दशकों का प्रदर्शन औसत से बेहतर है, लेकिन अभी और मुश्किल काम सामने है। भारत को अपने प्रयास और तेज करने होंगे। सुधरेगा अपशिष्ट प्रबंधन। अनिरुद्ध गौड़, राशि सारा। हाल में आए एनजीटी के एक फैसले में बहुत हाल में आए एनजीटी के एक फैसले की बहुत चर्चा है, जिसने एनजीटी ने बिहार सरकार पर उस ठोस कचरे और सीवेज के वैज्ञानिक उपचार और प्रबंधन में विफलता के लिए 4,000 करोड़ रुपए के मुआवजे जुर्माने का आदेश दिया है। पीठ के निर्देश दिए हैं कि इस रकम को रिंग फेंस खाते में रखा जा सकता है, जिससे मुख्य सचिव के निर्देशन में सिर्फ अपशिष्ट प्रबंधन की योजनाओं के संचालन में इस्तेमाल किया जाए। राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी की स्थापना राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के अंतर्गत भारत में 18 अक्टूबर 2010 को हुई थी। भारत में एनजीटी की भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में 4 क्षेत्रीय बेंच है, जबकि नई दिल्ली में मुख्य बेंच है। एनजीटी ने पिछले कुछ वर्षों में ठोस कचरे और सीवेज के वैज्ञानिक उपचार एवं प्रबंधन में विफलता से पर्यावरण को हुए नुकसान की भरपाई के लिए 7 राज्यों पर हजारों करोड़ रुपए के जुर्माने लगाए हैं। पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल अर्थात प्रदूषण फैलाने वाले करें क्षति का भुगतान के सिद्धांत पर पर्यावरणीय मुआवजे और बहाली की लागत के लिए एनजीटी ने 2022 तक राज्यों पर करीब 28,180 करोड़ और अन्य मामलों में 2,000 करोड़ रुपए के जुर्माने तय किए। एनजीटी की स्थापना से पहले पर्यावरण से संबंधित मामले हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में निस्तारित होते थे, लेकिन अब राज्यों, सरकारी और प्राइवेट कंपनियों और व्यक्ति विशेष के खिलाफ दायर पर्यावरणीय मामलों का निस्तारण एनजीटी कर रहा है। उदाहरण के तौर पर ठोस कचरे और सीवेज के वैज्ञानिक उपचार एवं प्रबंधन के संबंध में 1996 में सुप्रीम कोर्ट में अलमित्रा एच पटेल बनाम भारत सरकार का मामला पहुंचा था और 18 साल चलने के बाद 2014 में एनजीटी को सौंपा गया। 8 वर्ष चले इस मामले में एनजीटी ने 8 सितंबर 2022 को एक आदेश में महाराष्ट्र पर 12,000 रुपये का जुर्माना लगाया। एनजीटी ने आदेश में राज्यों पर ठोस कचरा और सीवेज उत्पादन एवं उपचार के गैप के आधार पर जुर्माने की गणना की। राज्यों में कहीं पर सीवेज को प्रबंधन है तो कहीं ठोस कचरा। ऐसे भी मामले हैं जहां पुराने कचरे से पर्यावरण को क्षति होती है। पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति और पुनरुद्धार की लागत को बराबर मानते हुए सीवेज के लिए 2 करोड़ रुपए प्रति मिलियन लीटर प्रतिदिन और ठोस कचरे के लिए ₹300 प्रति मीट्रिक टन तय किया गया है। ऐसे समझे कि तेलंगाना पर 3800 करोड़ रुपए के जुर्माने में 1824 एमएलडी और अनुपचारित सीवेज पर 2 करोड़ रुपए प्रति एमएलडी के हिसाब से 3,648 करोड़ रुपए और 300 प्रति मीट्रिक टन के हिसाब से 5.9 मिलियन टन लीगेसी कचरे पर 177 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। एनजीटी आगे भी और राज्यों पर ठोस कचरे और सीवेज को प्रबंधन को लेकर जुर्माना लगा सकती है। हालांकि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जुर्माना वसूली में पीछे रहे हैं, क्योंकि जुर्माना एकत्र करना कठिन काम है। पीठ ने राज्यों के मुख्य सचिवों को इस फंड को 2 खातों में जमा करने के निर्देश के साथ इस रकम को राज्य को सिर्फ ठोस कचरा और सीवेज प्रबंधन पर खर्च करने को कहा है। हर 6 माह पर प्रगति रिपोर्ट भी मांगी है। एनजीटी एक्ट के अनुसार असहमत पार्टी को 90 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने का समय मिलता है। पार्टियां अपना पक्ष रखकर अपेक्षा करती हैं कि एनजीटी के आदेशों को निरस्त कर सुप्रीम कोर्ट राहत देगा। केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की ठोस कचरा प्रबंधन की 2020-21 की रिपोर्ट में बताया गया है कि देश के 35 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल
1,60,038.9 टन प्रतिदिन टीपीडी कचरा निकलता है, जिसमें से 95.4% एकत्रित क्षमता होने के कारण 1,52,749.5 टीपीडी कचरा ही एकत्रित हो पाता है और 79,956.3 टीपीडी 50% कचरा ही निस्तारित हो पाता है, जबकि 18.4% 29,427.7 टीपीडी कचरा लैंडफिल में रहता है। देखा जाए तो उत्पादन और निस्तारण प्रबंधन में काफ़ी बड़ा गैप है। भारत में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में पर्यावरण गंभीर मसला बना हुआ है। प्राकृतिक संसाधनों का प्रदूषित होना बेहद चिंताजनक है। पर्यावरण में मानवीय गलतियों से पर्यावरण में असंतुलन के तमाम मामले बढ़ रहे हैं। राज्यों के ठोस कचरा और सीवेज उपचार की विफलता पर एनजीटी के राज्यों पर करोड़ों की रकम के जुर्माने के आदेश राज्यों को कड़े निर्देश जरूर दिख रहे हो सकते हैं, लेकिन देखा जाए तो करोड़ों रुपए के जुर्माने की राशि उन पर ही खर्च होगी, जिससे उनके अपशिष्ट प्रबंधन समृद्ध होंगे, राज्यों में स्वच्छता बढ़ेगी और गांव शहरों का प्रदूषण कम होगा। एनजीटी के राज्यों को सीवेज उपचार संयंत्रों और कचरा साइटों के पुनरुद्धार की पूरी उम्मीद है। धन्यवाद।